हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप। अभी क्लासेस में स्वागत है आपका। और जर्मनी के एकीकरण का एक नया वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष में मौजूद हूं। जर्मनी के एकीकरण का यह जो टॉपिक है ये 10वीं के लिए नहीं बल्कि विश्व इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे विस्तार से जरूर समझें। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर समझें और इस वीडियो में देखने के बाद आप यह पूर्ण रूप से समझ जाइएगा कि क्यों जर्मनी के एकीकरण की बात करते ही हमारे दिमाग में ओटो वन बिस्मार्क का बात आ जाना चाहिए। क्या योगदान था जर्मनी के एकीकरण में इनका, और किस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का महानायक इन्हें कहा जाता है, और इनकी जो रक्त और लौह की नीति थी वो क्या कहती है, और क्यों इनको लगता था कि रक्त और लौह की नीति के तहत ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर दो मानचित्र आपको दिख रहा है, ये पहला मानचित्र है और ये दूसरा मानचित्र है। तो इस मानचित्र में ये जो दिशा है ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, इसके नीचे विपरीत दिशा में साउथ है यानी कि दक्षिण दिशा है। इस ओर आपका पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट और इस और आपका दक्षिण दिशा यानी कि वेस्ट और है। अगर आप जर्मनी को देखें इस प्रकार से, ये जो भाग है ये जर्मनी का भाग है पहले मानचित्र में। तो इसके पूर्व में रूस था और इसके दक्षिण में ऑस्ट्रिया था, इसके जो पश्चिमी भाग था इसमें और फ्रांस था, और इसके उत्तरी भाग में समुद्र था। इस ओर था नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी महासागर, और इस ओर है बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक समुद्र। ओके, इस और ऊपर में एक और देश है जिसको इंग्लैंड कहते हैं, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह तटस्थता की नीति अपनाता है। वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में उतना हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस और रूस ये वो देश था जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक था। मुख्य रूप से सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इन दोनों को हटाते ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता, परंतु इसको पहले हटाना था। तो देखेंगे किस प्रकार से कूटनीति के तहत ऑस्ट्रिया को हटाया, ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से अलग कर दिया और फ्रांस के साथ लड़ाई किया और फ्रांस को भी पराजित कर दिया जिसका शासक नेपोलियन तृतीय था। और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हटाते ही रूस साम्राज्य भी, लड़ाई इनके साथ युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो ये भी अलग हो गए थे। और इस प्रकार से जर्मनी को एकीकरण होने से कोई नहीं रोक सका और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मन के मानचित्र को बेहतर तरीके से समझे तो इस ओर आपको मिलेगा बवेरिया, फिर सैक्सोनी, प्रशा मिलेगा, फिर हैनोवर मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर मैक्लमबर्ग। ये विभिन्न क्षेत्र हैं लेकिन उनमें से सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वह था प्रशिया यानी कि प्रशा का क्षेत्र था। और प्रशा के हाथ पर ही पूरे जर्मनी के एकीकरण का भार आ गया क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए इन्होंने ही इसे एकीकरण करने की बात ठानी। अब सवाल आता है कि जो जर्मन है उसके एकीकरण की पहल कहां पर से उठती है और सबसे पहले एकीकरण की बात कौन करता है। फरवरी में फ्रांस की तीसरी क्रांति होती है। फ्रांस में 3 क्रांतियां होती है। पहली क्रांति होती है 1789 में, दूसरी क्रांति होती है 1830 यानी कि 1830 में, और तीसरी क्रांति होती है 1848 यानी कि 1848 में। इस प्रकार से 3 क्रांतियां होती है, लेकिन जो तीसरी क्रांति होती है 1848 की जो फरवरी में होता है, इस तीसरी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है और इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो ऑस्ट्रिया था उसका चांसलर ड्यूक मेटरनिक को उसे छोड़ करके भागना पड़ता है। वो भाग जाता है। जैसे ही वो भाग जाता है तो ऑस्ट्रिया का जो दबदबा था पूरे यूरोपीय देशों पर वह खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से यूरोपीय देशों पर ऑस्ट्रिया का दबदबा खत्म होने से ही जर्मन का जो दक्षिणी राज्य था बवेरिया से लेकर प्रशा तक, वह जो क्षेत्र है उसमें राजनीतिक हलचल होने लगती है। मार्च 1848 में यह दक्षिण पूर्वी राज्यों में राजनीतिक विद्रोह शुरू हो जाता है। एक बार मैं मानचित्र में आपको दिखा देता हूं। ये जो भाग है ये पूर्व भाग है, पूर्व दिशा कहते हैं, और इस भाग को हम लोग दक्षिण कहते हैं यानी कि साउथ। तो इस तरह से अगर एक रेखा खींची जाए तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो ये जो राज्य बनेगा जिसमें बवेरिया आ जाएगा, सैक्सोनी आ जाएगा और प्रशा, इन क्षेत्रों में क्या होने लगा, दो दक्षिण पूर्वी राज्य है, इसमें राजनीतिक विद्रोह होना शुरू हो गया। राजनीतिक विद्रोह का क्या लक्ष्य था, इनका लक्ष्य था कि जर्मन के जो इन राज्य है इन राज्यों को संयुक्त जर्मनी बनाया जाए, यानी कि जर्मनी जो कह सकते हैं विखंडित हो गया था उसे संयुक्त किया जाए और यहाँ पर जनतांत्रिक व्यवस्था लागू किया जाए। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, और अब लोगों का मांग था कि यहाँ पर जनतांत्रिक व्यवस्था लागू किया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, विद्रोह बहुत ही भयानक हो गया था। इन सभी स्थिति को संभालने के लिए जो प्रशा है उसके शासक जिनका नाम था
फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन्होंने ये संभाला और उन्होंने जल्दी जल्दी में फैसला लिया और उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, ये जिन राज्यों में विद्रोह शुरू हुआ था उन राज्यों को जनतंत्र घोषित कर दिया, जनतंत्र घोषित कर दिया, और जो पहले संयुक्त जर्मनी का जो झंडा था उसे स्वीकार कर लिया और बोला कि अब आप जनतंत्र के तहत आ चुके हैं। तो जैसे तैसे करके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इन विद्रोह को शांत कर दिया था, लेकिन जनता के अंदर जनतांत्रिक सरकार की जो मांग थी वह बढ़ती ही जा रही थी। अब लोग संवैधानिक सरकार की मांग कर रहे थे और वह चाहते थे कि संविधान के तहत जर्मन का शासन हो। तो सर्वप्रथम जर्मन के एकीकरण करने की बात और संविधान रचने की बात और संवैधानिक सरकार की बात 18 मई 1848 को होता है और इसी समय फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया जाता है। तो फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था, आइए हम लोग देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण में। आपसे पूछेगा फ्रैंकफर्ट संसद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आइए फ्रैंकफर्ट संसद को पढ़ते हैं। 18 मई 1848 को जर्मन के राष्ट्रवादियों ने, जिनकी संख्या 831 थी, ओके, उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया। प्रश्न है कि इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो सेंट पॉल चर्च में आयोजन किया गया। क्यों किया गया, तो उसका उद्देश्य है जर्मनी में एक नया संविधान बनाया जाए और इसी संविधान के तहत जर्मन का शासन किया जाए। तो यह सभा जर्मन के उन सभी प्रतिनिधियों, जिसकी संख्या 831 थी, की सभा थी जो जर्मन में संवैधानिक सरकार चाहते थे। यानी कि वैसे लोग इस सभा में आए थे जिनका मानना था कि जर्मन में संवैधानिक सरकार होनी चाहिए और इसके लिए कोई मतलब कि सम्मेलन होना चाहिए और सम्मेलन में सबको हामी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कह सकते हैं फ्रैंकफर्ट संसद में सम्मेलन किया और उन्होंने लगभग 1 वर्ष के अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया, अपना नया संविधान बना लिया। तो 1 वर्ष का समय लगा उनको अपना संविधान बनाने में और उन्होंने क्या कहा संविधान में, जरा देखिएगा। संयुक्त जर्मनी का एक शासक होगा, यानी कि पूरे जर्मनी में अलग अलग शासक नहीं होंगे बल्कि पूरे जर्मनी का एक ही शासक होगा। शासक स्वतंत्र नहीं होगा, वो किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। जबकि यूरोप में हर तरफ जितना भी शासक था सब निरंकुश था। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो, जो किसी के अनुरूप नहीं चले, वो अपना मनमर्जी करे। और यहाँ पर वैसा नहीं होना था, कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि राजा की जो स्वतंत्रता थी एक तरह से आप समझिए छीन ली जाएगी। दूसरा, संविधान के अनुसार चलना होगा, यानी कि राजा को किसके अनुसार चलना पड़ेगा, संविधान के अनुसार चलना होगा। इतना जो कठोर निर्णय लिया गया जिसके चलते फ्रैंकफर्ट संसद का जो प्रथम प्रयास है वह विफल रहा। अब एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि फ्रैंकफर्ट संसद का प्रथम प्रयास विफल क्यों रहा, तो इसका जवाब है कि उन्होंने इन सभी जो 1 वर्ष लगा, उन्होंने 1 वर्ष में संविधान तैयार किया और संविधान तैयार करने के बाद जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था उनको बोला कि हम राजा बनाएंगे, यानी कि संयुक्त जर्मनी का शासक फ्रेडरिक विलियम फोर्थ होगा और उनको ताज पहनने के लिए बोला गया, यानी कि उनको ताज पहनने यानी कि आप इस तरह समझिए कि उनको ताज पहनाने का काम किया जाने लगा। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं संयुक्त जर्मनी का शासक नहीं बनूंगा। इसका कारण यह है कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ एक निरंकुश शासक था और वो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था और संविधान में ऐसा ही बात कहा गया था कि आप निरंकुश नहीं रहेंगे, संविधान का नियंत्रण होगा, और ऐसा फ्रेडरिक विलियम नहीं चाहता था। साथ ही साथ जो छोटे छोटे पड़ोसी देश थे, जो पड़ोसी क्षेत्र थे, वह भी प्रसा के ही साथ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आपके साथ निरंकुशता का खत्म किया जा रहा है तो कल मेरे पास हमारे साथ भी अंकुश लगेगा। इसलिए वो किनके साथ आ गए थे, प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के साथ आ गए थे। अब एक दूसरा कारण है विफल होने का, दूसरा कारण है कि 831 प्रतिनिधियों में मजदूरों की कोई जगह नहीं थी, महिलाओं का कोई जगह नहीं था, सेना का कोई जगह नहीं था, नौकरशाही का कोई जगह नहीं था, और इनके जगह नहीं होने के कारण इनका सहयोग भी इनको नहीं मिल पाया था। तो ये लोग भी इनके विरोध में खड़ा हो गए थे और इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट संसद का यह पहला प्रयास, यानी कि संयुक्त जर्मनी बनाने का प्रथम प्रयास विफल रहा। और जब विफल रहा, चूंकि इनको सेना का सहयोग नहीं था, तो सेना ने सेंट पॉल चर्च पर हमला कर दिया और सेना के द्वारा इनको क्या करा दिया गया, खाली करा दिया गया।
यानी कि फ्रैंकफर्ट संसद एक तरह से आप कहें तो विफल रहा। अब आइए, अगर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण का प्रथम प्रयास विफल रहा क्यों, तो आप इसका जवाब लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण करने का जो प्रथम प्रयास था 18 मई 1848 का, वह विफल रहा क्योंकि सेना और नौकरशाही का सहयोग ना मिल पाना, मध्य वर्ग का सहयोग ना होना, यानी कि ये सभी मध्य वर्ग में आते थे, महिला मजदूर वर्ग जो थे ये मध्य वर्ग था, इनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। मजदूर और महिला का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो रहा था, इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इन सभी के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण कारक है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने से, यानी कि स्वीकार न करने के कारण, और इन सभी के कारणों से जर्मन के एकीकरण का प्रथम प्रयास विफल रहा। तो प्रश्न उत्तर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब जर्मन का एकीकरण का प्रथम प्रयास विफल रहा तो क्या हुआ, वहां पर रूढ़िवादी राजतंत्रात्मक शक्तियों का वर्चस्व हो गया। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुरानी परंपरा को मानता है, पुरानी परंपरा, यानी कि इनके अनुसार राजा जो है वह सही है, चाहे वो कोई भी कितना भी गलत कर रहा है, लेकिन राजा क्या है, एक बेहतर शासन प्रणाली है, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए। रूढ़िवादी ऐसा मानते हैं। और राजतंत्रात्मक मतलब राजा, जिनके दिमाग में ये बात बैठा हुआ कि राजा बेहतर होता है। तो रूढ़िवादी राजतंत्रात्मक शक्तियों का वर्चस्व स्थापित हो गया और जर्मन संयुक्त नहीं हो पाया। आइए, ये सारी चीजें हो रही थी 18 मई 1848 तक में। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑटोमन बिस्मार्क के विषय में पढ़ते हैं। ऑटोमन बिस्मार्क की अगर बात करें तो इनको द आयरन मैन ऑफ जर्मनी के नाम से भी जानते हैं। ओके, आयरन मैन। ओके, मैं इसे सही कर देता हूँ, IRON आयरन, और यहाँ पर मैन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, MAN मैन। ओके, आयरन मैन ऑफ जर्मनी। अगर आप ऑटोमन बिस्मार्क के विषय में पूछे तो इनका जन्म प्रशा के एक सामंत परिवार में हुआ था। वह प्रतिक्रियावादी था, उदारवाद था और घोर उदारवाद का घोर आलोचक। ओके, माफ कीजिए, उदारवाद का घोर आलोचक, यानी कि ये रूढ़िवादी थे। ओके, जो उदारवाद का आलोचन कर रहा है यानी कि वो रूढ़िवादी होंगे। उदारवाद मतलब नई परंपरा, यानी कि जो नई चीज बदलाव चाहता है, तेज बदलाव चाहता है, जैसे राजा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ये क्या है, उदारवाद की पहल है। लेकिन ये उदारवाद के घोर आलोचक थे, यानी कि उदारवाद को नहीं मानते थे। और सबसे बड़ा बात है कि लोकतंत्र का कठोर विरोधी थे। इनका मानना था कि जर्मन का अगर एकीकरण करना है तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत होगा, और इसके वे प्रबल पक्षधार थे। यानी कि इनका मानना था कि अगर जर्मन का एकीकरण करना है तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ कीजिए, बेहतर रहेगा, और इनके पक्ष में थे, वो ऐसा करना चाहते थे। तो ये परिचय है ऑटोमन बिस्मार्क का। ऑटोमन बिस्मार्क धीरे धीरे बड़े होते हैं और 1847 में राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। 1851 से 1858 का समय है जो फ्रैंकफर्ट संसद में प्रशा का बंधुत्व किया उन्होंने। ओके, इनके साथ थे। 1859 का समय है, इनकी योग्यता को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर थे, इनका आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये लोगों के साथ दोस्ती बड़े सही तरीके से कर सकते, बड़े ही कूटनीतिक व्यक्ति थे, कूटनीति के साथ किसी भी क्षेत्र को कब्जे में कर लेते थे, कूटनीति के साथ, और ये दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे, यानी कि अभी नहीं बल्कि आने वाले समय में क्या हमें चाहिए, जरूरी है, उस पर विचार करके ये फैसले लेते थे। तो इनकी योग्यता को देखते हुए सेंट पीटरबर्ग का राजदूत बना दिया गया, सेंट पीटरबर्ग का राजदूत इनको बना दिया गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जर्मन के राजदूत के रूप में वह 1859 से लेकर के 62 तक में, फरवरी 1862 तक रहा। और कहां पर रहा, रूस में रहा। उसकी राजधानी थी सेंट पीटरबर्ग, जिसका नाम मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो रूस की राजधानी सेंट पीटरबर्ग में जर्मन के राजदूत के रूप में वो रहे थे 1859 से लेकर के 1862 फरवरी तक। तो जो रूस था उसका जो शासक था उनका नाम था जार अलेक्जेंडर। जार का मतलब होता है राजा। जार अलेक्जेंडर से इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्ती करने में ये बहुत ज्यादा माहिर थे, इनसे यह दोस्ती कर लिए थे बड़ी ही बेहतर तरीके से। उसके बाद इनकी योग्यता को देखते हुए इनको फ्रांस का भी राजदूत बनाया जाता है 1862 में। ओके, 1862 में ये फ्रांस के राजदूत बन जाते हैं। इनको राजदूत के रूप में भेजा जाता है, जहां पर वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। फरवरी में ये यहाँ से आते हैं। ओके, फरवरी 62 में इनको नियुक्त किया जाता है, फरवरी
62 में, जैसे वहां से आते हैं फरवरी 62 में इनको नियुक्त किया जाता है और सितंबर तक ये फ्रांस के राजदूत रहते हैं। और फ्रांस का जो शासक था उनका नाम क्या था, नेपोलियन तृतीय। इनसे भी इन्होंने बहुत ही अच्छी कह सकते हैं मित्रता निभा दिया था। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं नेपोलियन तृतीय का। उसके बाद सितंबर 62 में ये प्रशा का चांसलर बन जाते हैं। यहाँ पर मैं प्रशा लिख देता हूँ और इनको वापस बुला लिया जाता है फ्रांस से। और उसके बाद फ्रांस जब आते हैं तो इनको चांसलर का पद दे दिया जाता है। अगर आप चांसलर को समझे तो चांसलर एक प्रकार का ऐसा पद है जैसे कि प्रधानमंत्री का पद, आप समझ लीजिए इतना बड़ा पद है प्रधानमंत्री का पद। ओके, इस प्रकार से ये पद इतना बड़ा है। तो 1862 तक का समय हमने पढ़ा किसके विषय में, ये पढ़े हमने ओटोमन बिस्मार्क के विषय में। अब आइए हम लोग जर्मनी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने क्या किया था, जर्मन का जो संयुक्त जर्मनी का शासक बनने से इनकार कर दिया था और जर्मनी के एकीकरण का प्रथम प्रयास जो था वह विफल रहा। समय है 1858 का। 1858 तक में जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है ये मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। ओके, मानसिक रूप से बीमार पड़ने के बाद इनके जो भाई है जिनका नाम है काइजर विलियम प्रथम, वो सत्ता पर आ जाते हैं। लेकिन अभी इनके सत्ता इनके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ अभी जीवित है। ओके, और जब तक ये जीवित था तब तक ये अपने हाथ में सत्ता ले नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बीमार हो गए तो सत्ता इनके हाथ में आ गया है। और जैसे ही फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था इनकी मृत्यु होती है तो काइजर प्रथम जो था, काइजर विलियम प्रथम, सत्ता वे अपने हाथ में ले लेते हैं। और इनकी उम्र तब कितनी होती है, 64 वर्ष होती है, यानी कि 64 वर्ष। ये बहुत ही बेहतर व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को समृद्ध करने का प्रयास किया, यानी कि जितना कोशिश हो सके औद्योगिक प्रगति किया जाए, आर्थिक प्रगति किया जाए और जो जर्मन है उसको ज्यादा समृद्ध बनाया जाए आर्थिक रूप से। इन्होंने ऐसा प्रयास किया। अब कुछ कुछ बातें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या नीति उन्होंने कहा। तो काइजर विलियम प्रथम अभी जर्मन यानी कि प्रशा का शासक है, जर्मनी नहीं कह सकते, प्रशा का शासक है। ओके, और ओटोमन बिस्मार्क क्या है, चांसलर है। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये प्रधानमंत्री के पद पर है। तो काइजर विलियम प्रथम ने ही ओटोमन बिस्मार्क को चांसलर के पद पर नियुक्त किया था। साथ ही साथ इन्होंने सैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए काइजर विलियम प्रथम ने 2 और नियुक्ति किए थे। पहला था युद्ध मंत्री और दूसरा था सेनापति। युद्ध मंत्री और सेनापति तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये है ओटोमन बिस्मार्क। ओके, और इनके अलावे 2 व्यक्ति में से इधर वाला जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये है वॉन मोल्टके। तो वॉन मोल्टके को बनाया गया सेनापति और एमिल ग्रेफोन वॉन रून, ओके, बीच वाला जो है आपका दिख रहा है ये है वॉन रून, इनको बनाया गया युद्ध मंत्री। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि सैनिक ताकत को मजबूत करना है। साथ ही साथ शक्तिशाली सेना के लिए उन्होंने 39 रेजिमेंट और 9 कैवलरी को भी पास करवाया, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी। और इस पैसे को पास करवाने के लिए ओटो वन बिस्मार्क ने, जो बजट था उसको पास करवाने के लिए ओटो वन बिस्मार्क ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। किनका? काइजर विलियम प्रथम का। तो इस प्रकार से अभी का तत्काल में क्या क्या स्थिति है ये मैंने आपको बताया। अब आइए हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ओटो वन बिस्मार्क, ओके, बहुत ही कूटनीति के साथ काम लेते थे। तो ओटो वन बिस्मार्क का मानना था कि हमारे युग की जो समस्याएं हैं इसको भाषण से नहीं हल कर सकते। इन्हें कि भाषण दे रहे हैं और हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक नई नीति का अपनाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं रक्त और लौह की नीति। तो ओटो वन बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह की नीति दिया था। रक्त और लौह की नीति मतलब लड़ाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी आपको चाहिए जो समस्या उसका हल करना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ओटो वन बिस्मार्क लोकतंत्र के घोर विरोधी थे और प्रशा के सम्मान में सबसे बड़ा शत्रु वो लोकतंत्र को मानते थे। इनका मानना था कि जो सच्चे राष्ट्रभक्त है, जो सच्चे देशभक्त है, वे कभी भी लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे, वह हमेशा क्या अपनाएंगे, राजतंत्र को अपनाएंगे। ओके, और जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो सच्चे देशभक्त नहीं है, वो ढोंगी है। ऐसा किनका मानना था? ओटो वन बिस्मार्क का मानना था। तो प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जर्मन का एकीकरण करना चाहता था। यहाँ पर देखिएगा प्रशा को ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रिया जो है
वो हमारे साथ है और हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, जर्मन का एकीकरण कर लेंगे। लेकिन बाद में आगे चलकर पता चला कि जो ऑस्ट्रिया है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए जो ओटो वन बिस्मार्क है, बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं, कहानी को समझते हैं हम लोग। यहां पर इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रिया, यहाँ पर देखिए ये जो साम्राज्य है ये ऑस्ट्रिया है, तो जर्मनी में ऑस्ट्रिया भी क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन अभी ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑस्ट्रिया से सलटना पड़ेगा। तो एक चीज हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया को सबसे पहले क्यों सलटना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्मन संघ में है। ओके, जर्मन संघ में ये शामिल है। तो सबसे पहले बिस्मार्क क्या चाहते थे, इसको जर्मन संघ से अलग कर देना चाहते थे, क्योंकि जर्मन संघ से जैसे ही अलग कर देंगे इनका पावर जो है वह खत्म हो जाएगा, यानी कि जो शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, ये वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो पहले इसे कह सकते हैं अलग करते हैं, उसके बाद इसको लड़ाई करके जीत लेते हैं और फिर अपने में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो क्या कूटनीति अपनाती है, जरा देखिएगा किस प्रकार से वो कूटनीति अपनाते हैं। तो मैं आपको दो क्षेत्र बताता हूं। पहला जो क्षेत्र है वह है स्लेस्विंग और दूसरा है हॉल्स्टाइन। ओके, इन दोनों क्षेत्रों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर है स्लेस्विंग और यहाँ पर है हॉल्स्टाइन। ओके, ये जो दो क्षेत्र था ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर शासन करता था डेनमार्क, लेकिन इसको ये अपने में शामिल नहीं कर सकता था। ओके, यह बात समझिएगा। डेनमार्क इस पर शासन कर रहा था, इस पर चला रहा था, ये अपना हुक्म चला रहा था, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन वो इसको अपने में शामिल नहीं कर सकता है। अब स्लेस्विंग की कहानी देखिए। स्लेस्विंग जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, इसमें जर्मन और डेन यानी कि डेनमार्क के लोग दोनों मिले जुले हैं। लेकिन हॉल्स्टाइन जो नीचे है, जर्मनी के क्षेत्र में है, उसमें जर्मन मूल की अधिकता, यानी कि इसमें जर्मनी के ज्यादा लोग रहते हैं, जर्मन मूल का जो लोग है वो ज्यादा रहते हैं। इन दोनों क्षेत्र को किसको दे दिया गया था, डेनमार्क को दे दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, इसको अपने में शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि शासन कर सकते हैं। एक संधि होती है वियना संधि, जनवरी 1864 में। ओके, 1864 में होती है, किसके बीच में, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। और अब प्रशिया और ऑस्ट्रिया क्या बन गया, मित्र बन गया। फरवरी 1864 में डेनमार्क पर हमला कर दिया जाता है। ओके, ये जो डेनमार्क आपको दिख रहा है इस पर हमला कर दिया जाता है। कौन हमला करता है, प्रशा हमला कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के। चूंकि ये दोनों मित्र हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, डेनमार्क पर हमला कर देते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि स्लेस्विंग और हॉल्स्टाइन जो इनको चलाने के लिए दिया गया, आप ऐसा कह सकते हैं, जो इसके शासन के अधिकार में है, वो क्या करता है, इस पर हमला करके लूटना चाहता है या अपने में कब्जा करना चाहता है। जबकि डेनमार्क ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा आरोप लगा करके डेनमार्क पर क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। डेनमार्क पर हमला करने के बाद डेनमार्क पीछे हट जाता है और ये दोनों क्षेत्र को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ओके, तो स्लेस्विंग और हॉल्स्टाइन, अब ये दो क्षेत्र क्या हुआ, इस पर कोई शासन नहीं कर रहा है। पहले डेनमार्क था, अब डेनमार्क हट चुका है, अब इस पर कोई भी शासन नहीं कर रहा है। और याद रखिएगा वियना संधि, ओके, जनवरी 1864 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। अब प्रश्न आता है कि स्लेस्विंग और हॉल्स्टाइन पर कौन राज करेगा। तो स्लेस्विंग और हॉल्स्टाइन पर राज करने के लिए एक समझौता होता है, एक संधि बनता है, जिसको बोलते हैं गैस्टाइन समझौता, जो 1865 में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताते हैं आपको, पीछे आते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिए, 1864 में क्या हुआ था, संधि हुआ था जनवरी में, और महीने भर में ही इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण किया था। जनवरी में संधि बनाया और फरवरी में इन्होंने डेनमार्क पर हमला कर दिया था। तो ज्यादा समय इन्होंने वेट नहीं किया था, एक महीने के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। लेकिन इनको ये फैसला लेने में साल भर लग गया कि इस पर राज कौन करेगा। 1864 से 1865 लग गया, यानी कि 1865 में जाकर के इन्होंने समझौता किया, एक संधि बनाया, और इन्होंने कहा कि ये जो स्लेस्विंग है ये प्रसा ले लिया, खुद ले लिया प्रसा, और जो हॉल्स्टाइन है इसको किसको दे दिया गया, ये ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। गौर कीजिए, हॉल्स्टाइन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जर्मन मूल की अधिकता है, यानी कि जिसमें जर्मन के लोग अधिक हैं। और स्लेस्विंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जर्मन के लोग नहीं है, इसमें जर्मन और डैन
यानी कि डेनमार्क के लोग दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। और ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? फ्रांसिस जोसेफ। और ये किसकी कूटनीति थी? ये थी बिस्मार्क की कूटनीति। इन्होंने कहा कि मैं कभी ये नहीं मानता कि एक ऑस्ट्रियाई एक ऐसा क्षेत्र लेगा जिसमें जर्मन मूल की अधिकता है। उन्होंने कहा कि ये जो दरार है इसको मैंने कागज से भर दिया। अगर दरार को कागज से भरिएगा तो अब क्या होगा? वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो दरार भरा नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? पहली कूटनीति अपनाई और उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया जिसमें किसकी अधिकता है? जर्मन की अधिकता है। और इसका कारण, इसका परिणाम क्या निकला जरा देखिएगा। ये जो हॉलस्टाइन है इसमें विद्रोह उत्पन्न हो गया क्योंकि जर्मन की अधिकता है और इसको दे दिया किसको? ऑस्ट्रिया। जब इसमें विद्रोह हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, कह सकते हैं टकराव होने लगा, तो ऑस्ट्रिया ने प्रशा पर आरोप लगा दिया कि आपने ही हमारे साथ छेड़छाड़ किया। और उन्होंने जो गेस्टाइन समझौता हुआ था 1865 में, उसको मानने से इनकार कर दिया। बोला हम इस समझौते को नहीं मानते हैं। और इस प्रकार से प्रशिया और ऑस्ट्रिया अब आमने सामने आ गया। आमने सामने आने के बाद क्या हुआ? इसमें लड़ाई होगी। और ऐसा ही बिस्मार्क चाहते थे कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या हो? युद्ध हो। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बिस्मार्क की कूटनीति काम आती है। जरा देखिए किस प्रकार से दूरदृष्टता वाले व्यक्ति थे, यानी कि दूर की सोचने वाले बिस्मार्क थे। तो जुलाई 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रिया और ये रहा प्रशा, इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। अब जरा देखिए, इस ऑस्ट्रिया को बचा कौन सकता है? रूस। लेकिन आप देखिए ऑटो वन बिस्मार्क और जार अलेक्जेंडर दोनों क्या है? दोस्त हैं। दोनों में दोस्ती हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑटो वन बिस्मार्क जब रूस गए थे राजदूत बनकर के, तभी उन्होंने जार अलेक्जेंडर द्वितीय से क्या कर लिया था? दोस्ती कर लिया था। इस दोस्ती की वजह से, और एक बार पोलैंड विद्रोह हुआ था रूस के साथ, उस समय प्रशा ने रूस का साथ दिया था। इस साथ देने की वजह से, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक, 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। और इस क्रीमिया युद्ध में ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? रूस का विद्रोह किया था, विरोध किया था। और इस प्रकार से इन सब कारणों से रूस ने क्या किया? ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से रूस क्या हुआ? इसका साथ नहीं देगा, रूस के साथ से अकेला पड़ गया। दूसरा इसको साथ कौन दे सकता है? फ्रांस इसका साथ दे सकता है। तो प्रशा इस बात को जानता था कि फ्रांस इसका साथ दे सकता है, इसीलिए फ्रांस के साथ इन्होंने सबसे पहले ही गुप्त संधि कर लिया था, बहुत पहले ही। और इनको बोला था कि अगर मैं जीत गया तो भविष्य में आपको कुछ क्षेत्र दे देंगे। ओके। और नेपोलियन तृतीय से भी इनकी मित्रता थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांस में वो राजदूत बनकर गए थे तो उस समय उन्होंने नेपोलियन से मित्रता कर दिया था। क्योंकि ये दूरदृष्टता वाले व्यक्ति थे, दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे, आने वाले भविष्य के विषय में सोचते थे, इसलिए इन्होंने रूस के साथ भी दोस्ती कर लिया था और फ्रांस के साथ भी दोस्ती कर लिया था। अब इनका कौन मदद कर सकता है? एक और देश मदद कर सकता है, वह है इंग्लैंड। और इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो तटस्थता की नीति अपनाता है, यानी कि किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में वो कभी भी दखलंदाजी नहीं देता जब तक उसको कोई फायदा नजर नहीं आए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया है वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया। और 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। क्योंकि ये युद्ध सेडवा में हुआ था, इसलिए इसे हम सेडवा का युद्ध कहते हैं। और इसमें जो ऑस्ट्रिया वो पूरी तरह से पराजित हुआ, यानी कि ऑस्ट्रिया पूरी तरह से हार गया। जब हार गया तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ, जिस संधि को बोलते प्राग की संधि। ओके। और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से भी क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। एक और देश ऑस्ट्रिया को मदद कर सकता है, इटली। और इटली को भी पर्सिया यानी कि बिस्मार्क ने बोला कि हम आपको एक क्षेत्र देंगे, बोहेमिया का क्षेत्र। ओके। बोहेमिया का क्षेत्र का लालच दे करके इटली को भी क्या किया गया? इस युद्ध से अलग रखा गया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से अलग रखा गया। ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया के पराजित होने के साथ ही प्राग की संधि होती है और ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल दिया जाता है। एक चीज आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया जब हार गया तो उन्होंने, जो प्रशा है, जो बिस्मार्क है या फिर प्रशा का शासक कह सकते हैं, उन्होंने उसके साथ उचित व्यवहार रखा। ये नहीं कि उसको कह सकते सजा दिया गया या कुछ नहीं, बिल्कुल शान से हरा दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उचित व्यवहार इसलिए रखा क्योंकि उसको फ्रांस के साथ युद्ध करना था।
और फ्रांस के साथ अगर युद्ध करेगा और अगर वो ऑस्ट्रिया के साथ किसी भी तरह का गलत फहमी रखता है या उससे ज्यादा शत्रुता रखता है, तो ऐसे में फ्रांस और ऑस्ट्रिया क्या होगा, दोनों मिल करके कह सकते हैं प्रसा पर हमला कर सकता है। होता है ना कि जो दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो इस प्रकार से ये बात भी बिस्मार्क को पता था और इसलिए उन्होंने इसके साथ उचित व्यवहार ही रखा था। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रांस और प्रसा का युद्ध होता है और इस युद्ध के साथ ही क्या होता है, जो जर्मनी है उसको एकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का जब युद्ध हुआ तो उस समय जो फ्रांस है वो चुप था, तटस्थता की नीति अपना रहा था। तो वो क्यों था, क्योंकि उसको लग रहा था कि राइनलैंड का जो क्षेत्र है वो फ्रांस को मिल जाएगा। नेपोलियन ऐसा सोच रहे थे, लेकिन बिस्मार्क ने राइनलैंड का क्षेत्र देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ जब स्पेन में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था उस समय फ्रांस जब हस्तक्षेप कर रहा था, छेप या हस्तक्षेप करना चाहता था, तो उस समय भी प्रसा ने विरोध किया था। इन दो कारणों से, इन दोनों वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो गया। यानी जो फ्रांस का शासक नेपोलियन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बिस्मार्क ऐसा ही चाहता था कि किसी न किसी कारण से फ्रांस के साथ उनका युद्ध हो और इस प्रकार से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया नहीं, माफ कीजिए, फ्रांस और प्रसा, ओके, फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ जिस युद्ध को सेडवा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय और नेपोलियन तृतीय पराजित हो जाता है और अब फ्रांस भी क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। रूस से मित्रता है वो पहले ही अलग हो चुका है, ऑस्ट्रिया को हरा चुके हैं और फ्रांस भी क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और इस प्रकार से अब जो कह सकते हैं कि जर्मन को एकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। जर्मन एकीकृत होने लगा और इनका एकीकरण होता है वर्साय में। वर्साय संधि के साथ जहां पर मिरर कह सकते हैं, हॉल ऑफ मिरर जो जगह है वर्साय में, वहां पर एक संधि होती है जिस संधि को बोलते हैं वर्साय संधि। और इस संधि के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, जैसे विलियम प्रथम जमा होते हैं, जर्मन के जो राजकुमार है वह भी जमा होते हैं, यानी कि जर्मन के राजकुमार सभी मिलकर के यहाँ पर जमा होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं और वह सब मिलकर के संयुक्त जर्मनी की घोषणा कर देते हैं। संयुक्त जर्मनी की घोषणा होती है। वर्साय संधि कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। वर्साय संधि हुआ था 1871 यानी कि 1871 में। जर्मन के एकीकरण की घोषणा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संयुक्त जर्मनी का एक शासक होगा और वो शासक बनता है काइजर विलियम प्रथम और इस प्रकार से संयुक्त जर्मनी का शासक बन जाता है काइजर विलियम प्रथम और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जर्मन का एकीकरण हो जाता है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, जरूर बताइए एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बेहतर वीडियोस के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुझे प्रोत्साहन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।